तो नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे सीमेंट का डेंसिटी, ओके, सीमेंट का डेंसिटी बोले तो कितना है, लाइक 1440 kg पर मीटर क्यूब, है कि नहीं। एंड हमको क्या पता कि लेट्स से आपका एक बैग सीमेंट का वेट कितना है, वन बैग सीमेंट 50 kg होता है कि नहीं। उसका डेंसिटी लेट्स से अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखेगा तो ये बेसिकली आपको 1.44 दिखाई देगा, और अगर केजी पर मीटर क्यूब में देखेगा तो 1440 दिखाई देगा। नाउ अभी एक बैग सीमेंट को अगर आप वॉल्यूम का टर्म में देखेगा तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0.0347 मीटर क्यूब, ओके, जिसको हम लीटर में कन्वर्ट करने से ये होता है 34.7 लीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 35 लीटर कंसीडर करता है, जिसके हिसाब से एक क्यूबिक मीटर अगर आप सिर्फ सीमेंट लेगा तो आपका टोटल कितना बैग सीमेंट होगा, 28.8 बैग, ओके। अलग अलग ऑथर का बुक में आपको अलग अलग थोड़ा सा आगे पीछे ये दिख सकता है, किसी किसी ऑथर में डायरेक्टली आपको 29 बैग दिखेगा, ओके, कोई कोई ज्यादा अप्रोक्सीमेट करके इसको 30 बैग ही कंसीडर कर देते हैं, ओके। तो वो चीज आपको जस्ट ध्यान देना, ओके, अप्रोक्सीमेटली आपका, क्योंकि हमको क्या पता है, डेंसिटी हमको पता है, मास हमको पता है, तो जस्ट वॉल्यूम निकालना है, हमको क्या पता है, लेट्स से डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है कि नहीं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी ना। तो आपका डेंसिटी की मास कितना है, 50 kg, एक बैग सीमेंट का जस्ट बात कर रहा है, तो ठीक है, एक बैग सीमेंट का जब आप बात करेगा तो 50 kg है, 50 kg डिवाइडेड बाय 1440 कितना आता है ये अप्रोक्सीमेटली, जीरो 0.347, ठीक है ना, मीटर क्यूब। इसको जस्ट हम अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके ना कर लेता है, ठीक है ना। तो उसी को जस्ट आप देखेगा तो ये 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में सीमेंट जो है बेसिकली 28.8 बैग के आसपास होता है, ओके। ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी ये टाइम ये पूछा है, एमसीक्यूज में पूछते रहता है, ओके, इसलिए इसको ध्यान देना। दूसरा, जैसे आप देखता होगा स्टैंडर्ड साइज, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक 19 है कि नहीं, लाइक आपका 19 into 9 into 9, है कि नहीं। एंड इसी का अगर आप देखिएगा मॉड्यूलर साइज क्या हो जाएगा, मॉड्यूलर साइज अगर आप देखिएगा तो 20 into 10 into 10, है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर थिक मोटर पे हमने कंसीडर कर रहा है। इस जगह से आप अगेन एक देखता होगा आपको एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पेपर में देखेगा कि लाइक आपसे पूछता है कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करने के लिए, ओके, 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करने के लिए कितना नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए, 500, एकदम सिंपल है कि नहीं, क्योंकि हमको क्या पता है 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करना है, तो दैट मींस नंबर ऑफ ब्रिक वॉल्यूम ऑफ वर्क बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कौन सा साइज को लेगा, यहाँ पे हम बेसिकली मॉड्यूलर साइज को लेंगे, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, आपका सीमेंट मोटर भी कंसीडर है कि नहीं। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 आपको 500 नंबर देगा, है कि नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसी का दूसरा वर्जन समटाइम आपको ये बोल सकता है 1 स्क्वायर मीटर ब्रिक वर्क के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, ओके। लाइक समटाइम आप देखिएगा कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क पूछ रहा है, समटाइम में आपको 1 मीटर स्क्वायर ब्रिक वर्क पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 1 स्क्वायर मीटर ब्रिक वर्क करने के लिए आपको कितना हो जाएगा, उसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या, 20 into 10 करके कितना हो जाएगा, 4 1 स्क्वायर मीटर ऑफ
1 divided by 0.2 into 0.1 कितना होता है ये चेक कीजिए 50 है क्या ये सब लाइक आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है ओके अभी आप सोच सकता है कि लाइक हम इसको 20 into 10 से ही क्यों डिवाइड किया 10 into 10 से क्यों नहीं किया ऐसा किसी का दिमाग में आ रहा है क्योंकि ये सरफेस लाइक ये लेंथ एंड ये थिकनेस को जस्ट कंसीडर कर रहा है ना ये वाला क्वेश्चन कि ब्रिक वर्क बेसिकली हम ऐसे करते हैं ये पूरा एक कोर्स हो गया ये एक कोर्स हो गया ये एक कोर्स हो गया तो टोटल एरिया को जस्ट हम एक ब्रिक का एरिया से डिवाइड किया जो हमको सामने से दिखेगा वो यही होगा ओके क्या क्वेश्चन पूछना उस हिसाब से जस्ट आपको ओके ये मटेरियल एस्टिमेशन लाइक ब्रिक वर्क एस्टिमेट करना तो काफी आसान है दूसरा यहाँ से एक चीज और आपको मिलेगा लाइक आपको ओके नाउ अभी कंस्ट्रक्शन जब हम कर चुके ओके जैसे वॉल हम बना चुके हैं स्लैब या कॉलम को कास्ट कर चुके तो वहां पे जो मेरा क्वांटिटी है वो वेट क्वांटिटी है या ड्राई क्वांटिटी है क्या लगता है यस वो आपका वेट क्वांटिटी है सर मॉड्यूलर साइज बोले वो सही है क्या सर हाँ नॉमिनल साइज नहीं है सर नॉमिनल एंड मॉड्यूलर दोनों सेम ही है सेम ही है सर हाँ एक आपका ट्रेडिशनल साइज होता 22 into आपका 11.5 into 7.5 हो जाएगा जो मार्केट में बेसिकली आपको मिलता है ठीक है हाँ तो अभी क्या है जो आप कंस्ट्रक्शन कर चुका है तो वहां पे जो आपका क्वांटिटी है वो वेट क्वांटिटी है क्योंकि उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हमेशा रहेगा अगर वो मॉइस्चर वहां से निकल जाएगा तो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होकर बाहर निकल जाता है ओके जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वाटर क्रिस्टलाइजेशन दैट मींस एक एलिमेंट को क्रिस्टल फॉर्म में बनाए रखने के लिए वहां पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए ठीक है तो वो ऑलवेज आपका वेट क्वांटिटी राइट तो जिसका वजह से आपको ड्राई क्वांटिटी निकालना पड़ सकता है एंड ऑलवेज कुछ कुछ आइटम का ड्राई क्वांटिटी ऑलवेज आपका वेट क्वांटिटी से ज्यादा होगा ओके जैसे आप देखता होगा सीमेंट में पानी डालने से ही क्या होता है वो श्रिंक हो जाता है उसका वॉल्यूम कम जाता है ओके एट द सेम टाइम आपको 1 क्यूबिक मीटर सैंड चाहिए ओके कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसके लिए क्या होगा आप अगर सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर सैंड वही परचेस करके लेके आएगा तो प्रॉब्लम क्या है सर्टेन अमाउंट तो वहां से वेस्ट हो जाएगा ओके तो आपको एस्टिमेट करने टाइम में वो सब चीज को ध्यान देना होगा ओके तो इसीलिए आपका IS 1200 आपको वेरियस कोफिशिएंट देता है ओके अलग अलग काम के लिए आपको अलग अलग कोफिशिएंट मिलता है जिसको यूज करके आप आसानी से उसका ड्राई वॉल्यूम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओके उसको कैलकुलेट करने के लिए जो आपका सिंपल सा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस टाइप का है ओके आप अगर देखिएगा तो यस तो क्या बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ ड्राई ओके तो जब भी आपको ड्राई क्वांटिटी निकालना है ओके इंग्रेडिएंट का आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं अगर आपको ये कोफिशिएंट्स पता है ओके ये तो आपको जस्ट 4-5 यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत सारा है अलग अलग काम के लिए इवन पेंटिंग एंड पॉइंटिंग के लिए भी आपको मिलता है बट उतना जानने का जरूरी नहीं ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना डिटेल में जानने का जरूरी नहीं है IS 1200 एंड उसका जो उसमें कई एक पोर्शन है okay? कई एक पार्ट है उसका अराउंड 24 पार्ट है IS 1200 का अलग अलग पार्ट में आपको देखेगा तो आपको अलग अलग वेरियस कोफिशिएंट्स मिलेगा तो लाइन कंक्रीट का अगर आप देखेगा ये कोफिशिएंट 1.5 से लेकर 1.52 के बीच में बेसिकली आप इसको देता है जनरली जो आपको बेटर रिजल्ट देता है वो 1.52 ओके सीमेंट कंक्रीट ओके RCC के लिए अगर आप देखेगा तो ये 1.54 से लेकर 1.57 ये एक रेंज है ओके जहां पे आपको बेटर रिजल्ट जो देता है वो 1.54 है ओके
सिमिलरली आप सीमेंट मोटर अगर आप देखेगा तो लाइक 0.31, अगर आप प्लास्टर वर्क देखेगा जैसे 12 mm या 6 mm है, तो ये 0.1 जो है वो 10 स्क्वायर मीटर के लिए, 0.1 जो है आपका 10 स्क्वायर मीटर के लिए। ओके, नाउ ये कोफिशिएंट जो है आपका वेट वॉल्यूम एज वेल एज आपका जो लॉसेस है, लॉसेस को कंसीडर करके बनाया हुआ। ओके, तो दैट मीन्स आपको और कुछ फर्दर जो लॉस हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ओके, वो सब चीज को यहाँ पे फर्दर आपको एकोमोडेट करने का जरूरी नहीं, ये डायरेक्टली आपको दे देता है। इस जगह से आप अगेन सर्टेन क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ इसको यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल। ओके, या ड्राई क्वांटिटी जो है कोफिशिएंट इनटू मिक्स प्रोपोर्शन divided by sum of mixed proportion into weight volume। ओके, आपको यहाँ पे वेट वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करना है, वेट वॉल्यूम। तो अभी ये मिक्स प्रोपोर्शन क्या है, जैसे आप देखता होगा जैसे सीमेंट मोटर हो गया 1:6, 1:12, 1:4, इस टाइप से आपको मिक्स प्रोपोर्शन दिया हुआ होता है। लाइम कंक्रीट हो गया तो लाइक 1:2:3, 1:, अलग अलग मिक्स प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ होता है ना। सिमिलरली लाइक आप अगर कंक्रीट के लिए देखेगा, कंक्रीट से इस जगह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सपोज कर लो आपका M15 ग्रेड कंक्रीट है, M20 ग्रेड है, M25 ग्रेड है, एंड दैट्स इट, M40 ग्रेड है। ओके, M15 के लिए आपका मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, 1:2:2, ये आपका दिमाग में होता है। ओके, समटाइम वो आपको मिक्स प्रोपोर्शन देगा, समटाइम वो आपको डायरेक्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट का इंफॉर्मेशन देगा। ओके, नाउ अगर आप M20 देखेगा तो ये 1:1.5:3, M25 अगर आप देखेगा तो 1:1:2। M30 के लिए क्या है मिक्स प्रोपोर्शन, ये आपका डिजाइन मिक्स है। ओके, बेसिकली आप अगर IS 456 को देखेगा तो वो आपका टोटल कंक्रीट को 3 ग्रेड में डिवाइड किया। ओके, एक है नॉमिनल ग्रेड, दूसरा है स्टैंडर्ड ग्रेड, एंड तीसरा है लाइक आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ओके, नॉमिनल ग्रेड में अगर आप देखिएगा यहाँ पे लाइक आपका M5 से लेके M20 तक होता है। स्टैंडर्ड ग्रेड अगर आप देखेगा तो ये लेट से आपका M25 से लेके लाइक आपका M45 तक होता है, एंड आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट अगर आप देखेगा तो ये आपका M50 से लेके लाइक आपका M70 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो बेसिकली M25 तक आपको मिक्स प्रोपोर्शन मिल जाएगा, उसके बाद जो है वो आपको डिजाइन मिक्स करके निकालना। ओके, नाउ सपोज कर लो आपके पास 1 क्यूबिक मीटर कंस्ट्रक्शन करना है M20 ग्रेड कंक्रीट से। ओके, आप जस्ट ध्यान दीजिए, 1 क्यूबिक मीटर आपको कंस्ट्रक्शन करना है विथ M20 ग्रेड कंक्रीट से। तो M20 ग्रेड कंक्रीट है, दैट मींस हमको क्या पता चल गया, इसका मिक्स प्रोपोर्शन कितना हो गया, 1:1.5:3, है कि नहीं। ये ऑलवेज इसका जो प्रोपोर्शन है वो सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट, ऑलवेज इस हिसाब से ही होता है। फर्स्ट वाला जो है वो आपका सीमेंट के लिए होता है, सेकंड वाला जो है वो आपका सैंड के लिए होता है, थर्ड वाला जो है वो आपका एग्रीगेट के लिए होता है। ओके, तो ये हमको पता चल गया कि इसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या है, मेरा वेट वॉल्यूम कितना है वो हमको पता है। ओके, वेट वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब ना। तो अभी हमको ड्राई वॉल्यूम, ओके, सीमेंट का, सैंड का और लेट्स से एग्रीगेट का ड्राई वॉल्यूम निकालना है, तो हम कैसे निकालें। तो क्योंकि ये आपका सीमेंट कंक्रीट है
सीमेंट कंक्रीट के लिए आपका कोफिशिएंट कितना होता है? 4। इस तरह का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लाइक आपका 1 पॉइंट कितना है? 54 फॉर एग्जांपल ना, पर में जस्ट हम लोग देखा था। नाउ कैलकुलेशन ऑफ लेट्स से ड्राई वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ ड्राई वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल सीमेंट निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला? कोफिशिएंट into mixed proportion divided by sum of mixed proportion into weight volume ना, ये था। जस्ट कोफिशिएंट क्या है हम लोग का? 1.54। किसके लिए निकाल रहा है? सीमेंट के लिए निकाल रहा है। तो सीमेंट का पोर्शन कितना है इस ग्रेड में? सीमेंट का पोर्शन है 1 ना, जस्ट हम सिंपली 1 डाल देगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 1 + 1.5 + 3 कितना हो जाएगा? 5.5 है कि नहीं, इंटू 1। तो इसको अगर आप देखेगा तो ये आपको डायरेक्टली क्या दे देगा? 1 क्यूबिक मीटर कंस्ट्रक्शन में N20 ग्रेड कंक्रीट अगर आप यूज करेगा तो आपका कितना अमाउंट ऑफ सीमेंट लगेगा वो जस्ट आपको बता देगा। कितना आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली 0.28 आ रहा है ना, 0.28 मीटर क्यूब। ठीक है, बट सीमेंट जो क्या है बेसिकली हमको क्या में चाहिए होता बेग का फॉर्म में चाहिए होता है ना। और हम लोग क्या देखा था, लाइक 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट को अगर आप बेग का फॉर्म में देखेगा तो 28.8 होता है। नंबर ऑफ बेग अगर आप निकालना चाहें तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 0.28 इंटू 28.8 कितना हो जाएगा? 8.064 बैग, ठीक है ना। तो लाइक 1 क्यूबिक मीटर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको देखो 8 बैग सीमेंट चाहिए। नो, ये तो हो गया लाइक आपका सीमेंट। आपको सैंड चाहिए तो कितना लगेगा? सैंड अगेन 1.54 इंटू सैंड का पोर्शन कितना है इसमें? सैंड का पोर्शन है 1.5। ओके, तो 1.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5.5, जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 1.54 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 1, ये हो जाएगा 0.4। ओके, सैंड और एग्रीगेट को हम किस यूनिट में परचेस करते हैं मार्केट से? सैंड को हम किस यूनिट से परचेस करते हैं? आइदर वो मीटर क्यूब में होता है या फिर CFT क्यूबिक फीट। ओके, ऑलवेज वो वॉल्यूम का फॉर्म में ही कैलकुलेट होता है, तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे छोड़ सकते हैं। नाउ एग्रीगेट अगर आप देखिएगा, एग्रीगेट हो जाएगा 1.54 इंटू लेट्स से 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5.5। ओके, ये हो जाएगा आपका 0.84। बेसिकली एग्रीगेट भी आपका क्या होता है? मीटर क्यूब के हिसाब से परचेस होता है, तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे छोड़ सकते हैं। इसको हम कोई चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, है कि नहीं? कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? ओके, नाउ ये जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है आपका क्वांटिटी। ओके, लेट्स से आपका ड्राई क्वांटिटी कैलकुलेट करने का। ठीक है, नाउ इसी हिसाब से आप दूसरा। सर हाँ जी, वो सीमेंट का वाला में सर उसका वॉल्यूम को अगर 0.034 से डिवाइड करने से भी हो जाएगा ना, ये वाला नंबर ऑफ बैग्स के लिए 0.034 वाला, या नहीं ये इससे ऐसे ही करना है सर? नहीं, वो इवन अलग अलग ऑथर अलग अलग टाइप से आपको बताया। 0.034 के बाद और भी कुछ को ऐड करता है ना। हाँ वो नहीं, डिवाइड करने से वो हाँ सेम निकलेगा ना हाँ, सर? सेम निकलेगा।
0.034, क्योंकि हमको क्या पता है एक बैग सीमेंट जो 0.034 मीटर क्यूब होता है ना, इसलिए होगा होगा तो सर, ठीक सेम ही है, दोनों सेम ही है। है। वहां से भी आप सर करके ये देखिए, अप्रोक्सीमेटली ड्राई सेम वैल्यू आएगा। हाँ जी, कुछ बोल रहा था ट्राई। सर ये सीमेंट ड्राई होने का बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना कंक्रीट। हाँ, आप सिंपली जस्ट देखिए, सीमेंट को लेके उस पर पानी डालो, उसका वॉल्यूम कम जाएगा। इसीलिए किसी भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी या फिर IS 456 को अगर आप रेफर करेगा तो कभी भी वो आपको वॉल्यूम बेचिंग के लिए नहीं बोलेगा सीमेंट का। बेचिंग तो समझ रहा है ना, मतलब मिक्स प्रोपोर्शन जब आप करता है तो उसको बाय वॉल्यूम मेजरमेंट करने के लिए मना करता है, ऑलवेज उसको बाय वेट मेजर करने के लिए बोलता है। ओके, आप सिंपल सा जस्ट एक जगह में आप सीमेंट को जमा करके रखो और ऊपर से 2-3 ड्रॉप पानी गिरा के देखो, वहां पे हॉल हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे वो भीगता है वो भारी होके लाइक उसका जो वॉल्यूम है वो कम जाता है। सेम है सैंड का केस में, लाइक आप बल्किंग ऑफ सैंड सुना होगा ना, उसमें अप्रोक्सीमेटली 4 to 6% मॉइस्चर है अगर सैंड में, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो। अगेन जब उसमें हम उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है 4 to 6% से जब ज्यादा करेगा उसको, लेट्स से हम उसको परफेक्टली सैचुरेट कर देगा, उसका वॉल्यूम अगेन गिर जाएगा। उसी को बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड, पढ़ा होगा उसको। ओके, तो इस हिसाब से लाइक हम अलग अलग इंग्रेडिएंट का लेट्स से क्वांटिटी कैलकुलेट करता है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली आपको हम बोल दिया कि लेट्स से 1 क्यूबिक मीटर कंस्ट्रक्शन। समटाइम क्या बोलता है, आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है कि लेट्स से room of size 8 meter by 6 meter is made up of, let's say 20 centimeter thick CC floor. Okay, calculate the quantity of let's say cement. कितना सीमेंट आपको चाहिए। एक रूम है जिसका साइज है 8 मीटर बाय 6 मीटर, बट वो सीमेंट कंक्रीट से बनाया। ओके, इसका थिकनेस है लाइक आपका कितना 20 सेंटीमीटर, लेकिन ग्रेड ऑफ कोर्स ग्रेड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा ऑफ लेट्स से M15 कंक्रीट, क्योंकि विदाउट ये इंफॉर्मेशन आप नहीं कर सकता। तो लेट्स से M15 है बोल रहा है, तो लाइक आपका मिक्स प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 1:2:4 ना, 1:2:4। दूसरा आपका कोफिशिएंट कितना है ये आपको पता है 1.54। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है। इस टाइप का क्वेश्चन इवन को मेंस में भी आप एक्सपेक्ट कर सकता है, इवन लास्ट टाइम भी आया था क्वेश्चन। ओके, नाउ ये हो गया। नाउ अभी आपका ड्राई वेट वॉल्यूम कितना है, वेट वॉल्यूम हो जाएगा आपका 8 × 6 × 0 ना, क्योंकि अभी 8/6 तो है ना, लेकिन थिकनेस कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, जो कि कितना है 0.2, 8 × 6 × 0.2 9.6 ना, 9.6 मीटर क्यूब हो गया इसका वेट वॉल्यूम। अभी 9.6 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए आपका सीमेंट कितना चाहिए, डायरेक्ट हम बेग का फॉर्म में निकालेगा। बेग का फॉर्म में अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लाइक आपका 1.54 इंटू सीमेंट का पोर्शन कितना है इसमें 1, टोटल सम ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 7 है कि नहीं। वॉल्यूम कितना है आपका 9.6 एंड कन्वर्जन फैक्टर लेट्स से 28.8 मल्टीप्लाई कर देने से डायरेक्टली हमको बेग का फॉर्म में मिल जाएगा, ना कि मीटर ना, या फिर ये टोटल को आप 0.0347 से डिवाइड कर देने से भी वैल्यू सेम आ जाएगा ना। तो 1.54 इंटू 9.6 इंटू 28.8 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ से लाइक आपको कितना चाहिए 60 बेग के आसपास, 60.8
60.82 लेकिन 60.82 एक आपको सीमेंट चाहिए बेसिकली ये डायमेंशन का बनाने के लिए। लेकिन इसलिए आप देखता होगा ना जब सीसी रोड बना रहा होता, सीसी पेवमेंट बना रहा होता है तो वहां पे लाइक कंटिन्यूअसली ट्रक बाय ट्रक ट्रक से सीमेंट आ ही रहा होता है अगर साइट में प्रिपेयर कर रहा है कंक्रीट। लेकिन तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आने का चांसेस ज्यादा है। ओके नाउ आगे जाने से पहले यहाँ पे आपका शेड्यूल ऑफ बार, ओके कंक्रीट का जब एस्टिमेट करेगा तो वहां पे आपको शेड्यूल ऑफ बार मिलता है। ओके शेड्यूल ऑफ बार बेसिकली इसलिए जरूरत होता है क्योंकि आप देखता है बीइंग इंजीनियर हमको पता है ना कि लेट्स से हमको बोलेगा कि एक बार को 30 डिग्री में 10 डिग्री में या 5 डिग्री में बेंड करना है, क्रैंक करना है तो हम इमेज एक बना लेंगे क्योंकि हम लोग शुरू से लाइक ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग का 1.5 years हम लोग ड्राइंग ही सीख रहा होता है। ठीक है ना, लाइक सबसे पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर में लेट्स से टेक्निकल ड्राइंग सीखता है जिसको हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलते हैं, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग 1, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग 2, लाइक ऑलमोस्ट 1.5 years तक आप ड्राइंग सीखते हो तो आप आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ऑफिस में बैठ के आप आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। आप साइट इंजीनियर को जब बोलेगा तो आप देखता होगा एक साइट इंजीनियर का अंडर में बहुत सारा लेबर काम कर रहा होता है कि नहीं, तो अभी वो हर किसी को जाके हमेशा गाइड तो नहीं कर सकता। तो लेट्स से वो लेबर को समझाने के लिए सबसे बेटर तरीका है अगर हम उसको एक शेप दे देगा कि इस शेप का बनाना है तो आसानी से बना के दे देगा। क्योंकि आप देखता होगा कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाला जो वर्कर्स है उतना क्वालिफाइड नहीं ना, बेसिकली इलिटरेट और लेट्स से 6 और 8 पास आदमी लोग होते हैं, लेकिन तो उसको आप अगर एक शेप दे देगा कि इस शेप का बनाना है, इसका डायमेंशन इतना होना है, इसका डायमेंशन इतना होना है और ये इतना शेप का इस शेप में दिखना है, तो आपको बना के दे देगा। लेकिन आप उसको बोलेगा कि लाइक इसको 90 डिग्री में बैंड, यहाँ से 90 डिग्री में बैंड करना है, यहाँ से 30 डिग्री में बैंड करना है, तो वो नहीं समझेगा। तो इसीलिए आप शेड्यूल ऑफ बार उसको देना जरूरी होता है कि लाइक आपका जो स्लैब है या लेट से आपका जो बीम है या फिर लेट से आपका जो कॉलम है वहां पे किस शेप का लगेगा। ओके एंड कभी भी आप स्ट्रेट बार प्रोवाइड नहीं करते, ऑलवेज बार जो है वो हुक कर दिया जाता है, लाइक इस टाइप से ले जाके बैंड कर दिया जाता है, इसी को हम बोलता है हुक। ओके एंड एक हुक के लिए जो आपका एक्स्ट्रा लेंथ लगता है वो है आपका 4D। ओके डी जो क्या है आपका डायमीटर है ना, ये भी यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा जो है लाइक आपका ये 4D और 4D है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो है ये 4D हो गया, 4D इधर में, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा ये आपका, अगेन ये भी लाइक आपका 4D और यहाँ भी लाइक आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको जब आप देखेगा तो ये टोटल जो है आपका 18D एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसका वजह से आपको अगर स्ट्रेट बार बोल रहा है, ओके स्ट्रेट बार बोल रहा है, दैट मींस हो सकता है उसमें एक साइड में हुक हो या बोथ साइड में हुक हो, ओके डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। अगर आपका स्ट्रेट बार विथ बोथ साइड में हुक है तो उसका एक्चुअल डायमेंशन कितना हो जाएगा, L + 18D। ओके L जो है लाइक उसका ओवरऑल डायमेंशन, लाइक इसको अगर आप देखेगा बीम का अंदर में ये इस टाइप से होस्ट होगा। ओके नो ये पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं साइड कवर। ओके ये ऑलवेज जरूरी है क्योंकि कंक्रीट को सिर्फ रीइंफोर्समेंट को सिर्फ नीचे से या ऊपर से प्रोटेक्ट करना नहीं, साइड से भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एंड अगर लेट्स से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि साइड कवर कितना है, आप 40 mm कंसीडर कर सकते हैं। ओके बेसिकली ये 9D कैसे आया? 9D कैसे है, क्योंकि अभी देखो ये पोर्शन तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये पोर्शन यहाँ तक गया, ये कर्वेचर का वजह से भी तो होगा, समझ रहा है? सर इसमें हम लोग RCC में ये 45 डिग्री बेंड करने से ये 4D करता है, 90 करने से 8 करता है, 8D करता है, ऐसे कुछ पढ़ा था सर, यहाँ में ऐसे कंफ्यूज हो गया। नहीं 45 डिग्री करने से वो अलग होगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं सिर्फ और स्ट्रेट बार के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे हुक जो बना रहा है हुक के लिए। अभी देखो मतलब ये तो यहाँ तक गया, ओके अभी ये पोर्शन स्ट्रेट होने से 4D होना था ना, एंड अगेन यहाँ पे लाइक वो बेंड क्या आया, ये 4D है, लेकिन कर्वेचर जब हम करेगा तो लाइक ये इसका जो डायमेंशन है
ओके, वो तो चेंज हो जाएगा ना, तो 1D वहां पे चला जाता है, इसलिए ये एनालाइज करके निकाला हुआ है कि लाइक ये आपका ये टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 4 8 + 1 9D। एक साइड में एक साइड में 9D, दूसरा साइड में 9D, दैट मींस अगर बोथ साइड हुक है दैट मींस आपको 18D एक्स्ट्रा डालना है वहां पे। ये आप किसी भी बुक को रेफर करेगा तो आपको यही मिलेगा। लेकिन आरसीसी में, क्योंकि आरसीसी में हम लोग हुक का बारे में नहीं पढ़ते, वहां पे आपको नहीं मिलेगा। आरसीसी में सिर्फ हम डेवलपमेंट लेंथ का बारे में, ओके। आरसीसी में जब हम पढ़ते हैं, डेवलपमेंट लेंथ और हुक में फर्क है करना। हाँ फर्क है। डेवलपमेंट लेंथ तो हमको स्ट्रेंथ के हिसाब से चाहिए, जो कि आपको 0.87 FY 5/4 ताउ BD ये मिलता होगा LD, अगर याद होगा, याद है LD = 0.87 FY टाइम 5 डिवाइडेड बाय 4 ताउ BD। ओके, वेयर ताउ BD क्या है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगेन अभी सिर्फ टेंशन रिइंफोर्समेंट है तो इसका वैल्यू अलग होगा, टेंशन एंड कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट है तो इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, एंड अगर डिफॉर्म्ड बार यूज किया तो अगेन इसका वैल्यू अलग हो जाता है, वो चीज अलग है। ओके, इसके हिसाब से बेसिकली ये निकाला जाता है, ये दिस वन। ओके, ये जो ओवरलैपिंग लेंथ जो है ना, अप्रोक्सीमेटली आपका डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से निकाला जाता है इसको। नाउ ये हमेशा ध्यान देना, अगर मेरा वन साइड में हुक है तो दैट मींस 18D होगा, अगर बोथ साइड में हुक है तो दैट मींस L+A। वन साइड में हुक है तो 9D एंड बोथ साइड में हुक है तो 18D, ये श्योर है। नाउ अभी देखो, ये क्रैंक, इसको बोलता है क्रैंक, है कि नहीं। ये क्रैंक अगर 45 डिग्री में है, जनरली हम 45 डिग्री को कंसीडर करते हैं, बट आप देखेगा एस्टिमेशन को कोई बुक देखेगा तो वहां पे आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री ये तीनों का बारे में दिखाएगा। ओके, नाउ तो अगर आप 45 डिग्री में इसको क्रैंक कर रहा है तो अगेन देखिए, अगर ये स्ट्रेट होता तो ये डायरेक्ट जाता ना, बट ये क्रैंक होने का वजह से यहाँ पे देखो ये वाला तो सेम आ जाता ना, लेकिन ये क्रैंक होने का वजह से क्या है, अभी ये हाइपोटेनस हो गया ना ट्रायंगल का, हुआ कि नहीं। ये वाला जो है अल्टीमेटली ये हाइपोटेनस हो गया, एंड हमको क्या पता है हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है एक ट्रायंगल में। ओके, नाउ ये क्रैंक करने का वजह से अगर एक साइड क्रैंक है तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 42 ले रहा है, जिसको हम राउंड फिगर करके 0.45 D भी आप देखता है। ओके, तो लाइक ये 42 से लेके 45 डिग्री तक इसको हम कंसीडर करता है। ओके, जनरली ज्यादातर बुक में आपको 45 दिखेगा, ठीक है। तो दैट मींस L, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है तो है, प्लस ये दो हुक है ना, ये दो हुक के लिए 18D आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक क्रैंक किया है इसलिए यहाँ पे आप इसको सिंपली 0.45D कंसीडर कीजिए। ओके, 0.45D, जहां पे ये D जो क्या है, ये दोनों लेग का बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। ओके, इसको डायरेक्टली आप चाहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डाल के इसको डिराइव भी कर सकता है, बट उतना जरूरी नहीं। ओके, नाउ एक साइड में होगा तो कितना हो जाएगा 0.45D। नाउ अगर वही हम बोथ साइड में कर देगा तो ये सिंपली क्या हो जाएगा L + 18D + 0.9D। ओके, ठीक है, 2 × 0.42 कर रहा है ना, जिसको आप 0.45 ले लीजिए। ओके, 2 कर रहा है ना, दैट मींस 45 × 2 दैट मींस 90 हो जाएगा ना, दैट मींस 0.9, ठीक है। तो अगर मेरा बोथ साइड क्रैंक है तो दैट मींस उसका जो टोटल लेंथ है वो इस हिसाब से निकलेगा। इस जगह से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी जैसे आप कॉलम बना रहे हैं या बीम बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे अभी आपका कॉलम लाइक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है तो हो सकता है वो 5 स्टोरी 6 स्टोरी है कि नहीं, एंड जब आप वहां पे रिइंफोर्समेंट लगा रहा होगा तो रिइंफोर्समेंट का एक लिमिट है कि लाइक आप अगर उसको ज्यादा रखेंगे क्योंकि वो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन कम है एज कम्पेयर टू लेंथ तो वो गिर जाएगा, बेंड होने लगता है ना, तो आप देखता होगा उसको 10 मीटर या 8 मीटर में काट के डालना होता है। तो ना जब डिसकंटिन्यू हो गया आपको और ऊपर जाना है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तभी क्या करना है, इसको हमको जोड़ना है ना, तो जब जोड़ेगा तो हमेशा क्या करेगा, इसमें भी एक हुक फॉर्म करेगा एंड इसमें भी एक हुक फॉर्म करेगा एंड इसको अच्छी तरह से कनेक्ट करेगा, एंड ये जो ओवरलैप है ये ओवरलैप अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 D के आसपास होना चाहिए।
ओके। एंड अगर आपका बार डायमीटर बहुत ज्यादा है तो अगेन कोड बुक आपको ये भी बोलता है कि लाइक ये ओवरलैपिंग छोड़ के कपलिंग कर सकता है। कपलिंग दैट मींस आप देखता होगा ना, दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए क्या करता है, कपलर लगाता है ना उसमें, उस टाइप से आप कपलिंग कर सकता है, या फिर आप वेल्डिंग कर सकता है। ओके, वेल्डिंग करेगा तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, बट वेल्ड होगा इसमें, तो उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। आप देखता होगा यहाँ पे जितना भी रिटेनिंग वॉल बना है रोड का साइड में, वहां पे वो लैपिंग नहीं प्रोवाइड करके वेल्डिंग करती है। ओके, तो हमेशा ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो आपका ये स्ट्रेट बार है, ये दोनों का डायमेंशन तो आपको हमेशा ध्यान देना है। फॉर्मूला सेम है, L प्लस 18D स्ट्रेट बार विथ 2 हुक, L प्लस 18D प्लस 0.9D जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हुक 2 साइड क्रैंक। ओके, ये रेयरली आपको पूछता है। ओके, बट इसके लिए भी अगर आप देखेगा तो सिंपली क्या है, ये हो जाएगा सिंपली L प्लस 18D, लाइक ये 40 यहाँ पे आ रहा है ना, प्लस 18D क्यों कर रहा है, यहाँ पे हुक बना रहा है और यहाँ पे हुक बना रहा है। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हैं। 40 तो एटलीस्ट लेता ही है, और जनरली ज्यादातर थंब रूल ये करता है सेफ साइड में रहने के लिए, आप अगर साइट इंजीनियर के साथ में अगर इंटरेक्ट करता होगा तो इस तरफ से डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, तो सिंपली वो 50 टाइम डायमीटर लेके ओके। अगर कंप्रेशन में उसको अप टू 50 तक चला जाता है ना, ये तो हो गया लाइक आपका स्टीरअप्स जब आप प्रिपेयर करता है। ओके, जैसे स्टीरअप्स लाइक आपका कॉलम का पेरीफेरी जो होगा वो तो होगा ही, प्लस यहाँ पे आपका ये एक्स्ट्रा, ये क्या है, सिंपली आपका प्रोजेक्शन, जिसको हम समटाइम की बोलते हैं, इसको हम समटाइम की भी बोलते हैं। ओके, ये छोटा सा चीज है बट स्पेशली सिस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने में काफी इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होने से बोलिए। ओके, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, जैसे इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, यहाँ से एक कैलकुलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो न्यूमेरिकल है वो काफी लेंथी है, वो आप एग्जाम में कंसीडर और एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है एक और इम्पोर्टेंट है, लाइक आपका ये अर्थवर्क। ओके, अर्थवर्क जब भी आप देख रहा होगा तो वहां पे आप देखता होगा लीड एंड लिफ्ट। ओके, लाइक आपका जो एस्टिमेशन है वो दो पार्ट में है, सेक्शन ए में भी है, सेक्शन बी में भी है। अभी तक जो हम लोग देख रहा था ना वो सेक्शन ए में बेसिकली उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सेक्शन बी में आपको डायरेक्टली बड़ा बड़ा प्रॉब्लम मिलता है, एंड जनरली आप देखेगा तो आपका एग्जाम में स्पेशली मेंस में सेक्शन बी से ज्यादातर क्वेश्चन डालता है। पिछला टाइम बिल्डिंग एस्टिमेट से था, उससे पहले रोड एस्टिमेट से था, एंड उससे पहले जितना भी एग्जाम है उसमें आप अगर देखेगा तो रोड एस्टिमेशन से ही क्वेश्चन, एंड वो सबका सब क्वेश्चन लाइक 15 to 20 मार्क्स के लिए पूछा। ओके, तो चीज को ध्यान देना, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपका 1-2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। रोड एस्टिमेट जब भी करता है आप, ओके, आइदर वो रोड एस्टिमेट हो और लाइक आपका कैनल एस्टिमेट हो, वो जनरली आपका ट्रापिजोइडल शेप का होता है, इससे बनता है। ये शेप दिखाई देगा, ठीक है, ये ट्रापिजोइडल शेप। हाँ, यहाँ पे हमेशा ध्यान देंगे। अभी अगर ये रोड एम्बैंकमेंट है, इसको हम रोड एम्बैंकमेंट बोल सकते हैं। ओके, नो, ये भी लाइक आपका रोड कटिंग में हो सकता है। ओके,
नाउ रोड पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग को हम अवॉइड करने का कोशिश करते हैं एज फार एज पॉसिबल, ओके, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होता, ओके। नाउ अभी देखो ये सेंट्रल पोर्शन जो है ये है आपका फॉर्मेशन विड्थ, ओके, ये बेसिकली आपका जो रोड विड्थ है उसके हिसाब से होता है। इसका जो स्लोप है ये S:1 है, एंड आगे जो हम लोग फॉर्मूला देखेगा वो सिर्फ S:1 के लिए ही वैलिड है, ओके, दूसरा के लिए वो वैलिड नहीं है। नाउ S:1 का मतलब क्या है कि लाइक आपका सर्टेन लेट्स से हॉरिजॉन्टल जा रहा है, सर्टेन लेट्स से वर्टिकल आ रहा है, ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। लाइक आप देखिएगा S:1 का मतलब है इट इज द रेशियो ऑफ side slope is horizontal is to vertical, okay, like 1 यूनिट वर्टिकल आएगा तो लेट्स से S यूनिट हॉरिजॉन्टल जाएगा, ओके, 2 यूनिट वर्टिकल आएगा तो लेट्स से 2S इनटू हॉरिजॉन्टल जाएगा, लेट्स से D इनटू वर्टिकल आएगा तो लेट्स से साइड कितना जाएगा SD यूनिट, है कि नहीं। एक और होता है लाइक आप देखता हो जाएगा 1 in S, ओके, यहाँ भी क्या है S हॉरिजॉन्टल ही है, ये वर्टिकल है, ओके, दैट मींस 1 मीटर वर्टिकल जाने के लिए S मीटर हॉरिजॉन्टल जाना है, यहाँ भी नहीं S मीटर हॉरिजॉन्टल में 1 मीटर वर्टिकल, ओके, जिसका वजह से ये आपको इस टाइप से फाइनली जो SD मिल जाता है, ओके। नाउ इसका अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमको क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, ओके, क्वांटिटी जब आपको कैलकुलेट करना है तो अल्टीमेटली क्या है, क्वांटिटी इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, यही होता है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये लाइक आपका ट्रापीजियम, ये ट्रापीजियम को अगर आप देखेगा तो ये सेंट्रल पोर्शन क्या है, रेक्टेंगल है और ये दो ट्रायंगल है कि नहीं। तो आप अगर इसको देखेगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू लेंथ, यही होगा ना, फाइन। सो अगेन आप देखेगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू विड्थ ना। तो यहाँ पे आपका जो लेंथ कितना था, ये जो डायमेंशन था ये था आपका b ना, एंड हाइट कितना है इसका d, तो ये तो लाइक आपका रेक्टेंगल का एरिया हो गया, प्लस 2 है आपका ट्रायंगल, ओके, एंड राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस का जगह हम क्या लिख सकते हैं SD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे d है ना। इसको फाइनली अगर आप सिंप्लीफाई करेगा तो क्या हो जाएगा BD प्लस ये तो कैंसिल हो गया SD स्क्वायर, ओके, इंटू लाइक आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, दैट मींस BD प्लस SD स्क्वायर इंटू L क्वांटिटी, राइट। नाउ अभी जो क्वांटिटी निकालने का मेथड बहुत सारा है, ओके, मेथड अगर आप देखिएगा एक है लाइक आपका मिड सेक्शन एरिया मेथड, दूसरा है लाइक आपका बीम सेक्शन एरिया मेथड, ओके, देन आ जाता है आपका ट्रापेजोइडल मेथड, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिज्मोइडल मेथड, ओके। ये 4 मेथड अवेलेबल है बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ओके, एंड ये चारों मेथड को यूज करके जब आप क्वांटिटी कैलकुलेट करेगा तो चारों का वैल्यू अलग अलग, ओके, सेम नहीं होगा, बट एक चीज ध्यान देना, आपका प्रिज्मोइडल, बाकी सब तो
लेट्स से मिड सेक्शन एरिया मेथड को अगर आप देखेगा तो लाइक अगर सिंगल स्ट्रेच है, ओके, वन स्ट्रेच के लिए ये हो जाएगा BDM प्लस SDM स्क्वायर, ओके, इनटू लेट्स से लेंथ, जहां पे आपका DM क्या है, DM हो जाएगा D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये क्या है, आप अगर देखेगा तो जो हम लोग का ये ट्रापेजोइडल मेथड जो दिख रहा था, ट्रापेजियम जो दिख रहा था, जिस टाइप से होगा ना, तो D1 जो है वो यहाँ का है, डायमेंशन है D1, D2 जो है यहाँ का डायमेंशन है, ना DM जो है वो एवरेज ले रहा है इन बिटवीन निकालने के लिए, ओके। एंड ये तो सिंगल स्ट्रेच के लिए हो गया ना, मल्टीपल स्ट्रेच होने से लाइक वो टेबुलर फॉर्म में बेसिकली हम कैलकुलेशन करते हैं, इवन यहाँ से भी आपको मेथड नहीं पूछेगा क्योंकि काफी लेंथी है, ओके। नाउ दूसरा जो है आपका मीन सेक्शन एरिया मेथड, जैसा कि उसका नाम इंडिकेट कर रहा है, वो इस जगह का एरिया उस जगह का एरिया को कंसीडर करता है, ओके। यहाँ पे जो है क्वांटिटी निकालने के लिए बाय सेक्शन, ओके, तो इसमें हो जाएगा आपका like simply quantity is equal to AM time L, okay, mean area, mean cross sectional area time let's say आपका length, तो AM क्या है, AM है आपका A1 plus A2 divided by 2, यहाँ पे A1 क्या है BD1 plus SD1 square and A2 क्या है आपका BD2 plus SD2 square, ओके। ये दोनों का जस्ट एवरेज को यहाँ पे कंसीडर कर, ये हो गया मीन सेक्शन एरिया मेथड। दूसरा हो गया आपका मिड सेक्शन एरिया मेथड, अगेन ये सिंगल स्ट्रेच के लिए, मल्टीपल स्ट्रेच के लिए अगेन ये टेबुलर फॉर्म में होता है, जो आप मेंस के लिए सिर्फ देख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए जरूरी नहीं है। देन आ जाता है आपका ट्रापेजोइडल मेथड, ओके। आप अगर क्वेश्चन पेपर को रेफर करेगा तो पिछला बार जो हुआ था उससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें क्लियर कट मेंशन था कि जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो ट्रापेजोइडल मेथड से ही करना है। ट्रापेजोइडल मेथड जो है बेसिकली इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, यहाँ पे लाइक आप अगर क्वांटिटी देखेगा ये हो जाएगा आपका L/2 A1 प्लस AN लाइक लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू A2 प्लस A3 प्लस लेट्स से आगे जाते रहेगा, ओके, सेकेंड लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट यहाँ पे ले चुका है, ओके। तो ये सबका सेक्शनल एरिया आपको कैलकुलेट करना है, मैंने यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रापेजोइडल सॉरी प्रिज्मोइडल मेथड। प्रिज्मोइडल मेथड फॉर सिंगल स्ट्रेच, यहाँ पे तो लाइक आपका क्वांटिटी है सिंगल स्ट्रेच के लिए, यह हो जाएगा आपका L/6, okay? L/6 A0 A1 plus 4 AM plus A2, okay? इस टाइप से लाइक हम सिंगल स्ट्रेच के लिए निकालता है, राइट। जहाँ पे A1 तो हमको पता है ऑलरेडी कैसे निकलता है, A2 भी हमको पता है कि कैसे निकलता है, बट AM जो है यहाँ पे सिंपली A1 A2 का एवरेज नहीं, AM जो है वो निकलेगा आपका इस टाइप से BDM प्लस SDM स्क्वायर, यहाँ पे DM सिंपली क्या है D1 प्लस D2/2, ओके। ये सिंगल स्ट्रेच के लिए। अगर मल्टीपल स्ट्रेचेस है दैट मींस बहुत सारा डेटा है तो उस केस में आपका जो ये डायरेक्टली सिम्पसन्स 1/3 रूल हो जाता है, ओके। क्वांटिटी इज इक्वल टू L/3 A1 प्लस AN प्लस 4 इंटू
A2 plus A4 plus A6 plus 2 into A3 plus A5 plus A7. Okay, that means यहाँ पे देखिए 4 into all the even term and 2 into all the odd term. ये चीज को जस्ट ध्यान देना. ओके, एंड प्रिज्मोइडल रूल को यूज करने के लिए आपका जो ऑब्जर्वेशन है, एरिया है, ये ऑलवेज ओड होना है. ओके, ओड होना है तभी ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है. वो चीज आपको एमसीक्यूज में टाइम पूछ सकता है. ठीक है, इसके बाद जो है वो डायरेक्ट बराबर लाइक आपका न्यूमेरिकल है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको आप स्किप कर सकते हैं. ठीक है क्या, कुछ प्रॉब्लम होने से पहले, अदरवाइज वाइंड कर देता, वाइंड अप करता, और ये नोट्स तो आपको दे देगा. ठीक है.